उज्जैन के गोरक्षा जिला प्रमुख राकेश कटारिया को मारने की फिरौती देने का मामला उज्जैन के माधवनगर थाना पर पहुंचा है। नागजीरी थाना क्षेत्र में रहने वाले कमल पंड्या ने मोहम्मद शरीफ को फिरौती के 21 लाख रुपए दिए थे। मोहम्मद शरीफ ने कमल को जमीन बेची थी जिसके रुपए मोहम्मद शरीफ को लेना थे। इसके एवज में मोहम्मद शरीफ को राकेश और उनके बेटे को मारने के लिए कहा गया था, जिसकी जानकारी राकेश को मोहम्मद शरीफ ने दे दी, जिसके बाद माधवनगर थाना में प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS 55 में अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या उनकी सहायता करने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले जिला गोरक्षा प्रमुख राकेश कटारिया को जान से मारने की फिरौती उज्जैन के ही रहने वाले ने दी है। कुछ दिन पूर्व राकेश का विवाद कमल पंड्या निवासी महालक्ष्मी नगर नागजीरी से संगठन के नाम पर पैसा लेने की बात पर कहा सुनी हुई थी। इसी से खुन्नस को लेकर कमल ने जान से मारने के लिए फिरौती दी है। शाम करीब 7 बजे शहीद पार्क फ्रीगंज उज्जैन में ताजपुर में रहने वाला मोहम्मद शरीफ मिला। उसने बताया कि कमल पंड्या ने तुम्हारा व तुम्हारे लड़के का फोटो 12 मार्च व्हाट्सएप पर भेजा था कि तुम मार दो या कोई व्यक्ति हो तो बताओ। राकेश कटारिया या उसके लड़के को मारना है या मरवाना है। आज भी मुझे कमल पंड्या ने तुम्हारी गाड़ी का फोटो भेजा था। गोरक्षक राकेश ने बताया कि मोहम्मद शरीफ से जानकारी लगी कि कमल पंड्या किसी व्यक्ति को पैसे देकर मुझे या मेरे बेटे को मरवा सकता है। फिरौती मिलने की बात करने वाला खुद उज्जैन के माधवनगर थाने पर पहुंचा और उसने थाना प्रभारी को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कमल के खिलाफ BNS की धारा 55 में प्रकरण दर्ज किया है। मोहम्मद शरीफ ने बताया कि कमल को 21 लाख रुपए में जमीन बेची थी जिसके रुपए लेना थे। रुपए देने के लिए उसने राकेश को और उसके बेटे को मारने की बात कही या किसी और से मरवाने की बात कही थी। मुझे पता चला कि कमल पंड्या नाम का व्यक्ति है जिसने मेरी सुपारी ताजपुर वाले जो शरीफ है उनके माध्यम से किसी को दे रहा है। वो लगभग इनका लेन देन है 60 से 70 लाख रुपए का। इसको कमल पंड्या ने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को ये मरवा दे किसी शूटर से, तो इसका पैसे का हिसाब करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। फिर इसने आके मुझे बताया, एक गौतम परमार करके लड़का है उसको भी कमल पंड्या ने लगभग सावन एंड में भी बताया था कि मैं इतने पैसे लेके घूम रहा हूँ, कोई अगर सुपारी ले ले तो उसकी हत्या करवा दो। क्या कोई विवाद है उनसे? कोई विवाद नहीं है। मैं क्या गोरक्षक हूँ, बजरंग दल का काम करता हूँ। पूर्व में कमल पंड्या नाम का जो व्यक्ति है बजरंग दल में था, मगर उसके काम गलत थे। गाय कटवाना, लड़कियों वाले मामले में पैसे लेना, कुछ तो भी गलत काम थे। उसके संगठन ने उसे बाहर कर दिया, तो इस बात की उसे चिढ़ है। कहाँ पे रहता है वो? नागजीरी में रहता है। हाँ, कमल पांडे जी से अपने पैसे लेने थे 21 लाख रुपये अपनी ज़मीन के जो थे वो, और उन्होंने बताया कि ज़मीन बेचेंगे तो ऊपर के पैसे 10 के मैं रखूँगा, बाकी ऊपर के तुम रखना। वो भी नहीं दिए। और अपन पैसे की बात करते तो बोले कि इनका राकेश जी का उनका बता मेरे को कि बोले आप ये काम कर दो इनका और आपके पैसे ले लो और आपका जो कर्जा बोला मैं दे दूँगा, जो भी आपका ब्याज का है सब कर दो इनका निपटाने का। हाँ, राकेश जी को या इनके बच्चे को, दो में किसी को भी मारने का। हाँ, बोले करा तो मैंने हमें इसमें के लोग थोड़ी है, तो आप पैसे देना दो, नहीं तो मत दो। तो बोले तो क्यों मरवाना चाहते हैं? अब ये तो हो जाने। कालिदास प्रखंड में कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें सनी भैया और मैं हम दोनों देवास गेट गए थे। देवास गेट गए थे और वहाँ से आते समय उनको मैंने बताया था कि वो कमल पंड्या 10 लाख रुपए लेके घूम रहा है। सुपारी दी है मेरे नाम की उनने, और सुपारी दी है सिर्फ राकेश जी भाई साहब के नाम की। पूरा नाम ऐसा मैंने, राकेश जी कटारिया भाई साहब। कहाँ रहते राकेश जी? अपने गोपालपुरा। नाव में बैठकर तालाब में मछली पकड़ने गया मछुआरा अपने ही जाल में फंस गया। गहरे पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। 24 घंटे बाद उसका शव तालाब में दिखा। पवन पिता राजेंद्र बाथम 19 वर्ष निवासी बनेडिया देपालपुर अपने फूफा चुन्नीलाल बाथम निवासी फाजलपुरा के साथ रहता था। उसके परिजनों ने बताया कि पवन सलामता ग्राम के तालाब में मछली पकड़ने अपने काका महेश के साथ शुक्रवार सुबह 6 बजे गया था। काका भतीजा तालाब में अलग अलग कोने पर थे और पानी में जाल फेंकने के बाद नाव में बैठकर तालाब में पहुंचे। महेश मछली पकड़कर किनारे आ गया, लेकिन पवन उसे दिखाई नहीं दिया। महेश ने दूसरी ओर जाकर देखा, तालाब किनारे पवन की चप्पल रखी थी। उसकी नाव नहीं दिखी तो आशंका हुई और पवन तालाब में डूब गया है। महेश ने गांव के लोगों को सूचना देकर तालाब में पवन की तलाश शुरू कराई। परिजनों ने बताया कि पवन तैरना जानता था, लेकिन तालाब में पड़े जाल में नाव फंसने के कारण संभवतः यह गहरे पानी में डूब गया। मछली मारने गए थे तालाब में, मछली मारने के जाल डाली उनने
हम वो थोड़ी देर बाद आए, आधे घंटे बाद, तो हमको पता नहीं चला कहाँ गए हो। उसके बाद हमने पुलिस को घंटे थाने फ़ोन लगाया, तो वहाँ से पुलिस आई, 100 नंबर आई पुलिस, जो टी साहब को बुलाया, DSC साहब को बुलाया, तो वो आए, जानकारी निकाली। और नाव बोट वाले भी आए थे, जो पनडुब्बी वाले आते हैं वो भी लगे, उनको भी लेके आए। तो उनने भी सुबह सर ढूंढा 8 बजे से, तो कम से कम 7 बज गई, 7 साढ़े 7 बज गए थे उनको भी, तो नहीं मिले वो चले गए वहाँ से। उसके बाद फिर सुबह हम सुबह तालाब देखने गए, तो 6:30 बजे सुबह मिली हमको लाश। हाँ, डूबने से मौत हुई ना, जाल नाव डूब गई थी उनकी, सलाम था। नवरात्रि पर्व की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। देवी मंदिरों और गरबा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी देवी मंदिर, गरबा पंडाल सहित मंदिरों और पंडालों के बाहर सहित चौराहों पर भी बड़ी संख्या में तैनात है और सुरक्षा की दृष्टि से असामाजिक तत्वों पर नजर रख रहा है। CSP OP मिश्रा ने बताया कि गुरुवार से नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है। नवरात्रि की शुरुआत और उसके बाद दशहरा दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक पूरा करने के लिए SP प्रदीप शर्मा ने बैठक में देवी मंदिरों में भक्तों के साथ होने वाली वारदातों को रोकने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए गए थे। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर रखा है कि अपने क्षेत्र के शीटर जिला बदर बदमाशों पर सतत नजर रखें ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश बना रहे। CSP OP मिश्रा ने आगे बताया कि पर्व के देखते शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। माता मंदिर, गरबा पंडाल सहित चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। भक्तों की भीड़ में बदमाशों पर नजर रखने और महिला श्रद्धालुओं के साथ होने वाली वारदातों को रोकने के लिए सादी वर्दी में भी पुलिस तैनात है, जिससे असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। अगर इस दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछताछ की जाएगी और इसके संबंध में जानकारी निकालकर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नवरात्रि की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 8 दिन पूर्व से तैयारी शुरू कर दी गई थी, जिसमें जितने भी स्थायी मंदिर हैं उनकी लिस्ट, जो गरबा पांच के अलावा जहां पर रावण दहन होने वाला है, ये सारी सूचियां सभी से मंगवा ली गई हैं। और जो भी आयोजक हैं उन सबकी बैठक थाना स्तर पर भी ली जा चुकी है और कंट्रोल रूम के स्तर पर भी ली जा चुकी है। और जो कि आवश्यक निर्देश हैं वो सभी को दिए गए थे, जिनमें कि सभी गरबा पंडालों पर फायर सेफ्टी के संबंध में CCTV कैमरा और एग्जिट एंट्री के अलग अलग मार्ग, इसके अलावा अन्य जो वॉइस साउंड से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन सभी को अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा हर पंडाल का एक प्रभारी अधिकारी जो पुलिस से है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गरबा पंडालों पर भी पर्याप्त बल लगाया गया है और सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि 15% फोर्स अपने थाने पर रिजर्व के रूप में रखेंगे, जो कि कोई भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त होगा। इसके अलावा सभी जो भी हमारे स्थायी मंदिर हैं, जिनमें चामुंडा माता मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, 24 खम्बा मंदिर, भूखी माता मंदिर, इसके अलावा अन्य अनुभावों के जो भी हामुगढ़ी मंदिर वगैरह हैं, इन पर पर्याप्त पुलिस फोर्स 24 घंटे के लिए रखा गया है। इसके अलावा जो मंदिर हैं उनके आयोजन समिति के वॉलंटियर्स भी हमने लिए हैं। प्रत्येक मंदिर समिति से वॉलंटियर्स चयनित किए गए हैं, उनके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। उज्जैन शहर में पिछले कुछ दिनों से बिगड़े मौसम में अब कोहरा भी जुड़ गया है। आज सुबह शहर कोहरे की चादर ओढ़े नजर आया। कोहरा इतना घना था कि आमतौर पर सुबह 2 से 2,500 मीटर तक रहने वाली दृश्यता घटकर सिर्फ 400 मीटर रह गई थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 6:10 तक मौसम ठीक था, हल्का कोहरा था। इसके बाद अचानक घना कोहरा छाने लगा और दृश्यता कम होने लगी। आज मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों ने इस कोहरे के नजारे का जहां आनंद लिया, वहीं गुजरते वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 6 बजे तक वाहन अपनी लाइट जलाकर चलते नजर आए। सुबह 8 बजे तक सूरज के भी दर्शन नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे धुंध घटना चालू हुई और सड़कों पर रोशनी नजर आई। ठंड के मौसम के चलते अब यह दृश्य आम हो सकते हैं, लेकिन शहर में पहली बार छाए कोहरे का आनंद लोगों ने लिया। आज सुबह कोहरे के नजारे के चलते यातायात जहां प्रभावित हुआ, वहीं ट्रेनें भी धीमी चली। हालांकि ट्रेनें अपने गंतव्य तक तो समय पर पहुंची, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सुबह सुबह ट्रेनों की गति नियंत्रित रखी गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग भी कोहरे का आनंद लेते नजर आए। नवरात्रि के अवसर पर महाराष्ट्र से श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा के साधु संतों का उज्जैन आगमन हुआ। उज्जैन आगमन पर साधु संतों ने छोटा पुल स्थित रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी में स्नान किया। इस दौरान मनोरमा भारती ने सभी साधु संतों का उज्जैन में स्वागत किया। श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा के महंत उमेश भारती एवं राम भारती महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि
जूना अखाड़े के संतों की टोली ने शिप्रा नदी में स्नान किया। स्नान करते समय आसपास की गंदगी देखकर साधु संतों की आस्था को ठेस पहुंची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस ओर ध्यान देने की बात कही है। शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो शिप्रा नदी की स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है। इंदौर सहित उज्जैन शहर के कई बड़े नाले शिप्रा नदी में मिल रहे हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु और साधु संतों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस ओर ध्यान देने की बात कही। मुख्यमंत्री के साथ ही महाराज ने सनातनी लोगों से भी अपील की है कि शिप्रा नदी में गंदगी न डालें। उन्होंने कहा कि शिप्रा नदी हमारी मोक्षदायिनी नदी है और हमें इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इस मौके पर महाराष्ट्र से पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साधु संत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्रीमदनाम जूना अखाड़ा आज हमारा चांगेफल जलगांव जम्मू जिला बुल्डाना महाराष्ट्र स्वामी राम भारती जी के शिष्य महंत तोमेश भारती नांगा बाबा इस पावन नगरी माँ अवंतिकापुरी में हम लोग पधारे। माँ छिप्रा में स्नान किया। स्नान करने पे हम लोगों ने ये महसूस किया कि छिप्रा हमारी अभी समय पवित्र रूप से नहीं है सही, गंदगियाँ ज़्यादा है। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है सभी इस प्रशासन से भी और हमारे जो वर्तमान में हमारे सीएम हमारे मोहन यादव जी हैं कि इस छिप्रा को पावन बनाएं। संत आने वाले, क्योंकि अभी पर्व भी आ रहा है 2025 में हमारे महापर्व प्रयागराज इलाहाबाद का, संत लोग यहीं से गुजरेंगे, यहीं से निकलना होगा, तो छिप्रा में स्नान करके ही निकलेंगे वो लोग। महापौर मुकेश टिटवाल आज नगर निगम की जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा के ऑफिस में बैठे और लोगों की शिकायतों को सुना। इस दौरान उन्होंने कई शिकायतों का हाथों हाथ निराकरण भी कराया। आम लोगों को नगर निगम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए आज महापौर मुकेश टिटवाल नगर निगम की जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा के ऑफिस में बैठे और आम लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे, जिनका महापौर मुकेश टिटवाल ने मौके पर ही निराकरण करवाया। टेंडर वापस से निकलेगा फिर कोई नहीं आया लेने के लिए। अभी जो आया तो 45% अभाव मांगे इस पे है ना। ये मैंने कम से कम पहले महीने भर पहले दी थी रसीद, वो भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर 15 दिन बाद उन्होंने बोले कि वो आवेदन वगैरह लगेंगे और उसका वो बनाओ आप वो क्या नाम से शपथ पत्र बनाओ। ये सारे कागज़ देने के बाद भी वो नहीं हुआ, तो फिर मैं आ जाई थी। अभी बोल रहे थे अधिकारी आपको? नहीं, अधिकारियों ने तो बोला करेक्शन कर दो, लेकिन जो अंदर बैठे हैं वो जो है अभी हमारे मैडम नहीं है, अभी हमारे वो नहीं है, अभी भी उन्होंने टाला। वो जब भी बुलाया था कौन से अधिक वो थे चश्मे वाले भैया, वो उन्होंने। आज हमारी जन्म मृत्यु शाखा में मैं यहाँ पर बैठा हूँ दोपहर 1 बजे से। काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि लोगों के जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब यहाँ सब लोग आए तो लोगों के समस्या को निराकरण किया। किसी का 13 वर्ष से नहीं बन रहा था, उसका प्रमाण पत्र बनवाया। किसी का 23 वर्षों से चक्कर खा रहे हैं, कोई लोग महीने से चक्कर खा रहे हैं। इन सब की छोटी छोटी समस्याओं के कारण जो उनका निदान नहीं हो रहा था, उन सबका निदान करवा करके आज सारे प्रमाण पत्र बनवाएँ। और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि एक तो यहाँ पर लोग आएँ तो उनको व्यवहार से ठीक से बात की जाए और लोगों की समस्या का तुरंत निराकरण किया जाए। आज सांख्यिकी विभाग के और हमारे निगम के सारे अधिकारियों को भी बुला करके बैठ करके सभी का निराकरण करना। मानसूनी बारिश के थमने के साथ ही सिंगस्त 2028 के लिए क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कान क्लोज डक्ट परियोजना का रुका हुआ काम तेज गति से शुरू हो गया है। ग्राम जमालपुर में ग्रामीणों ने मशीनों की पूजा कर काम को तेज गति से आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। प्रोजेक्ट को कागज से जमीन पर उतारने के लिए ग्राम जमालपुर से निर्माण कार्य होना है। इसके लिए ग्रामीण किसान भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इनके खेतों में खुदाई की जाना है। कान डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य बारिश रुकने के पश्चात शॉफ्ट की खुदाई के साथ शुरू हुआ। ग्राम जमालपुर में भी ग्रामवासियों ने ईश्वर आंजना, राहुल आंजना, रोहित आंजना ने मशीनों की पूजा कर काम को गति प्रदान की। इस दौरान जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री मयंक सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राहुल नागर, उप यंत्री शक्तावत के साथ ही निर्माण फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर केपी सिंह और पचौरी जी उपस्थित है। यह प्रोजेक्ट सिंहस्थ 2028 अंतर्गत संभवतः यह पहला बड़ा कार्य है जो कि फील्ड पर भी वर्षा पश्चात पुनः शुरू कर दिया गया है।
करीब 919.94 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को जमालपुर से डाइवर्ट कर गंभीर डैम के पीछे डाउन स्ट्रीम में मिलाया जाना है। कार्यपालन अभियंता मयंक सिंह और एसडीओ राहुल नागर के नेतृत्व में ठेकेदार कंपनी क्लोज डक्ट को लेकर फिलहाल यहां सॉफ्ट वर्क के लिए रेल लाइन फाउंडेशन, बैचिंग प्लांट, एक्सवेकेशन वर्क, भू-अर्जन आदि कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जून में भूमि पूजन कर तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए थे। मयंक सिंह, कार्यपालन जल संसाधन विभाग ने बताया कि कांड डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना का फील्ड वर्क शुरू हो चुका है। एजेंसी को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका अनुबंध मार्च में होने के बाद अभी बारिश के बाद वापस से कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य तेजी गति से चल रहा है। 42 माह की समय सीमा है और इसको जून 27 तक खत्म करने के लिए तेज गति से कार्य करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें हमको किसानों का और सभी का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है और कार्य तेजी गति से चल रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग को रिनोवेट करने का कार्य शुरू हो गया है। सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि इस कार्य को करने का प्रस्ताव 2 वर्ष पूर्व तैयार हो गया था। इस कार्य के दौरान यूडीए की बिल्डिंग में एक एकल खिड़की भी बनाई जाएगी, जिससे यहां आने वाले लोगों को आसानी से जानकारी मिल सकेगी। रिनोवेशन का कार्य करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालन मंडल के द्वारा 2 वर्ष पूर्व बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रस्ताव रखा गया था। उसी के द्वारा इस प्रकार से प्लानिंग की गई है, क्योंकि वर्तमान में हमारी बहुत सारी स्कीम है। इस काम से यह लाभ मिलेगा कि जो भी आवेदन देने हितग्राही आ रहे हैं उनको एक ही जगह पर अपना आवेदन देना पड़ेगा और उसी जगह से उसको वो योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो नवीनीकरण हो या फिर कोई भी मृतक नामांतरण हो आदि। जो भी व्यक्ति ये आवेदन लेकर आएगा उसको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। सिंगल विंडो पर यह काम करवाया जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसका लेआउट भी तैयार किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा उज्जैन में बहुत सारी नई स्कीम लाई जा सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे इंजीनियर सेक्शंस को प्लानिंग के तौर पर तैयार किया जा रहा है। लगभग 2 वर्ष पूर्व पूरी बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रस्ताव हुआ था। उसी तारतम्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा इस प्रकार से प्लानिंग की गई है, चूँकि वर्तमान में हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं और कई सारे हितग्राही आते हैं और उनकी किस प्रकार से कन्वीनियंस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। मतलब ये हुआ कि जैसे संपदा है, यदि आप नीचे देखेंगे पूरा संपदा ऑफिस को रिनोवेट किया गया है कि हर जगह पर सिंगल विंडो रहेगा। जो भी हितग्राही आ रहा है अपना कोई आवेदन देना चाहता है तो उसको एक ही जगह पर जाके अपना आवेदन देना रहेगा और उसी जगह से ही उसको फिर अपनी जो भी योजना का लाभ है, चाहे वो लीज नवीनीकरण हो या फ्री होल्ड हो या फिर आपका विक्रयंतरण हो या कोई भी मृतक नामांतरण हो, उसको हर जगह पर बाबू से या ऑफिस स्टाफ से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंगल विंडो रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी ऑफिस का लेआउट की स्ट्रक्चरिंग की है। ठीक उसी प्रकार जो कि आने वाले दिनों में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा शहर में कई नवीन स्कीम्स लाई जा रही हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए फिर पूरा इंजीनियरिंग स्टाफ को, पूरे इंजीनियरिंग सेक्शन को, प्लानिंग को, भू-अर्जन को प्लान किया गया। उसी पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले 1-1.5 महीने में संपूर्ण कार्य कर लिया जाएगा। शिवपुरी में संभागीय स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल एवं अवैध परिवहन पर ट्रांसपोर्ट के गुंडों द्वारा जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के विरोध में प्रदेश स्तर पर आंदोलन किए जाने को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड इकाई महिदपुर के कर्मचारियों ने महिदपुर एसडीएम अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर संभागीय स्तर ग्वालियर के तहत उड़नदस्ता बनाया गया, जिसके द्वारा 28 सितंबर को राजेश्वरी ट्रांसपोर्ट के मालिक दीपक तोमर और अन्य के द्वारा पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर अपने अवैध मूंगफली के दाने से भरा वाहन को स्थल से भगाया और उड़नदस्ता दल के कर्मचारी विकास शर्मा, सहायक उप निरीक्षक को पत्थर तथा कुर्सियों से भयानक रूप से मारकर गंभीर घायल कर दिया कि उक्त गुंडे द्वारा उक्त कर्मचारी को जान से मारने की धमकी और यह कार्य किया गया। साथ ही यह भी आवेदन किया गया कि संबंधित अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर 1 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रदेश स्तर पर सभी 269 मंडियां, उप मंडियां, समस्त आंचलिक कार्यालय एवं मुख्यालय को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये मंडी बोर्ड द्वारा क्या है, संभागीय उड़नदस्ता दल गठित किया गया था ग्वालियर के अंदर, जिसका पूरनखेड़ी टोल नाका पर रोककर एक वाहन को रोका गया एवं उससे पूछताछ की गई जो बिना अनुज्ञा के परिवहन किया जा रहा था।
इसमें ड्राइवर द्वारा अभद्रता की गई। उसके साथ हमारे साथी विकास शर्मा जो सहायक निरीक्षक थे संभागीय उड़नदस्ता दल के, उनके द्वारा अभद्रता की गई ड्राइवर द्वारा एवं ट्रांसपोर्टर को बुलाया गया। ट्रांसपोर्टर के द्वारा आने पर हमारे साथी विकास शर्मा के मारपीट की गई एवं कुर्सियों एवं पत्थरों से बहुत बुरी तरह मारा गया, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध भी है। इस संबंध में हमारे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। उज्जैन के शहीद पार्क के अभिव्यक्ति मंच पर सवैया सम्राट दुल्हे सिंह सिकरवार की स्मृति में यादगार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कवियों ने देर रात तक श्रोताओं को अपनी कविता में होश पाश में बांधे रखा। खास बात यह रही कि इस कवि सम्मेलन में किसी भी कवि ने अपने रचना पाठ में चुटकुलों का प्रयोग नहीं किया। पत्रकारिता और काव्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के लोकप्रिय आशु कवि नरेंद्र सिंह अकेला को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए दुल्हे सिंह सिकरवार सम्मान से सम्मानित किया गया। शाल एवं श्रीफल साथ ही 25,000 की सम्मान निधि भेंट की गई। दुल्हे सिंह सिकरवार स्मृति मंच के संयोजक श्याम सिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि कवि सम्मेलन में फिरोजाबाद के पूर्व सांसद ओमपाल सिंह निडर ने 1 घंटे तक देश के हालात और भविष्य को रेखांकित करते हुए शानदार धनाक्षरी छंद सुनाए। मैनपुरी के ओजस्वी कवि राम बदावर ने युवा शक्ति को जगाने के लिए ओज का रसपान कराया। देश को कमजोर करने वाली ताकतों को उन्होंने कविता के माध्यम से चुनौती दी। प्रयागराज के व्यंग्यकार नजर इलाहाबादी ने खूब गुदगुदाया। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर करण सिंह जैन ने छंदों से अपना रंग जमाया। नरेंद्र सिंह अकेला ने उन्हें बंगाल के लिए 4 पंक्ति समर्पित करते हुए कहा कि ये पंक्तियां वहां तक जरूर पहुंचे। रईस पान बिहारी ने अपने अशआरों और तरन्नुम से माहौल को शायरीमय बना दिया। गुजरात भुज से आई मोनिका हटिला ने श्रृंगार रस में डूबकर श्रोताओं को भी श्रृंगार रस में डुबोए रखा। किसानों की समस्याओं को लेकर समाज सेवी ने मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा है। खराब हुई फसलों से किसान तो वैसे ही परेशान है, लेकिन जो बची हुई फसल है उसमें भी दाग आ जाने के कारण व्यापारी दाग लगी सोयाबीन को अन्नदाता से कम दाम में खरीदते हैं, जिससे किसान को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता और उसकी लागत भी नहीं निकल पाती। किसानों की इन समस्याओं को लेकर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने किसानों के खेतों पर जाकर उनकी फसलों का निरीक्षण किया और किसानों की समस्या को सुना। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने बताया कि साफ सोयाबीन हो या दाग लगी सोयाबीन, दोनों में तेल बराबर मात्रा में पाया जाता है, तो उसे अलग अलग दामों में क्यों खरीदा जाए। आज उन्होंने जिस तरह से बहुत तकलीफ से फसल उगाई है, मैं आज डेलची बुजुर्ग नारायण खेड़ी और बंजारी उन गाँव में गया था। वहाँ मैंने फसलों का निरीक्षण किया है। कई जगह तो 1 कुंटल और 1.25 कुंटल 95-60 बैठी है, पर आने वाले कल में मुझे आशा है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बैठक अच्छी हो और 18-20 तारीख से ये शासन की जो खरीद है ये 4951 रुपए की खरीद शुरू होने वाली है। पर उसके पहले मैंने निवेदन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दे रहा हूँ। आज 2:30 बजे कलेक्टर साहब से मिलूंगा और ये निवेदन करूंगा कि वो खरीद जल्दी शुरू हो जाए, तो कम से कम 5,000 रुपए का हमारा रेट किसानों के घर में चला जाए। आप कहाँ के किसान हैं? अरनिया बेड़ा के किसान हैं। शुभ नाम क्या है? सोदान सिंह जी की है। आज क्या 4079? आज 4079 की हमारे सोदान सिंह जी अरनिया बेड़ा गांव के हैं। मंडी सचिव अश्विनी सिंह से मिलकर चर्चा की गई और उन्हें ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया गया कि आप व्यापारी को निर्देशित करें कि फसलों को एक ही दाम पर खरीदा जाए। मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा। हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि माननीय गौतम जी ने जिस तरह से हम लोगों को बताया है किसानों की समस्याओं के संबंध में, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इनकी कही हुई हर बात को हम पूरा करें, किसानों की हर समस्या का हम त्वरित निराकरण करने की व्यवस्था करेंगे। बड़नगर में महाशक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों के दर्शन और पूजन के साथ डांडिया और गरबा भी खेला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में इस नृत्य साधना से भक्त देवी को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी के चलते संगम ग्रुप मंडल अपना नवरात्रि पर्व बना रहा है। संगम ग्रुप मंडल लगातार 33 वर्ष से माता जी की स्थापना कर रहा है और यहाँ पर गरबा 9 दिनों तक अलग अलग तरीके से खेला जाता है
और माता रानी का श्रृंगार और पंडाल का 9 दिनों तक अलग अलग सजावट की जाती है। इस बार मंडल द्वारा माता जी के साथ आदि योगी को भी स्थापित किया गया है, जो शिव शक्ति के रूप में विराजित है, जिससे माता जी का पंडाल बहुत सुंदर लग रहा है। यह आदि योगी शिव प्रतिमा तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। संगम ग्रुप मंडल समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया, सदस्य सुनील चौहान, अखिलेश बैरागी, अनिल चौहान, मनीष चौहान, गौरव भदौरिया, धीरज राठौर, अजय सोलंकी, प्रकाश बैरागी, नीलेश आसावरा, सचिन सिसोदिया, विशाल कोहली, अर्पित सिसोदिया है।